हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के यूट्यूब चैनल में। मैं अंकित मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ा, इसके लिए सॉरी। वेरी गुड इवनिंग। चलिए सीधे क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की जो हमारी क्लास है वो स्मार्ट बोर्ड पर होने वाली है। कुछ आपको थोड़े बहुत इश्यूज हो सकते हैं, तो कल से जो क्लास होने वाली है वो बेहतरीन तरीके से होगी। आज थोड़ा सा पहला दिन है, इसलिए बोर्ड पर आपको चलिए धैर्य बनाए रखिए, अधिकारी बनना है आपको, है ना। चलिए सीधे स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास, और क्लास में हम चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो ये रहा आज की जो हमारी क्लासें चलती हैं क्रम से। ये जो आपकी क्लास चलती है विविध वगैरह, भूगोल की अभी क्लास चल रही है, फिर खेलकूद इसी में होगा, विविध इसी में होगा, ठीक है। इसके जगह यहाँ पे जो राज व्यवस्था लिखा हुआ है, यहाँ पर आपकी क्लास इकोनॉमिक्स की होने वाली है, अर्थव्यवस्था की होने वाली है। 7 बजे वाली क्लास में अभी आप इतिहास पढ़ रहे हैं, फिर प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे, और उसके बाद में आप करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं रात जो 9 बजे से क्लास स्टार्ट होती है राहुल सर की, उसमें आप अभी एमपी पढ़ रहे हैं, फिर राज व्यवस्था, अधिनियम और पर्यावरण भी पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो कोर्स की। तो ये रहा हमारा कोर्स, आपको पता है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। मात्र 1999 में आपको प्रिंटेड नोट्स मिल रहे हैं। एफएलटी यदि आपने ज्वाइन नहीं की है तो मात्र 599 में आप एफएलटी भी ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्लास के पहले क्वेश्चन की। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके सामने कि भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर लगाइए। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? बहुत शानदार आंसर। चलिए आंसर लगाइए जल्दी से। क्या हो जाएगा? फुल्लर झील कहां पर है? तो जल्दी से आंसर लगाएंगे आप लोग कि फुल्लर झील आपकी कहां हो जाएगी। जल्दी से आंसर लगाइए। देखिए मध्य प्रदेश ऑप्शन है आपका, एक उत्तराखंड ऑप्शन है, एक उत्तर प्रदेश ऑप्शन है, और एक बिहार ऑप्शन है। 4 ऑप्शन आपके साथ में है। बात करें यदि राइट आंसर की, तो जो फुल्लर झील है वो कहां पर है? आपकी यूपी में स्थित है। कल से आपको डायग्राम हर चीज यहां पे अवेलेबल रहेगी, पर यहां पे मैं बता दूं कि वो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है भाई? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का जो एक जिला है वो कौन सा जिला है? पीलीभीत जिला। कौन सा? पीलीभीत जिले के अंतर्गत एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है मादोटांडा। क्या नाम है? मादोटांडा एक कस्बे का नाम है। तो वहां से एक नदी का उद्गम होता है इसी झील से। कौन सी झील से? फुल्लर झील से, जिस नदी का नाम है गोमती नदी। क्या नाम हो जाएगा? गोमती नदी। सब लोग जानते हैं गोमती नदी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उसके पहले ये जो है इसको हम रब कर देंगे पूरा, और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा, इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने शो हो चुका है, जल्दी से आंसर लगाइए। मैं कमेंट भी आप लोगों के पढ़ रहा हूं, आप लोग क्या दे रहे हैं? यूपी सीज राइट, वेरी गुड, ऐसे ही आंसर देते चलिए। चलिए बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा क्या कहलाती है? बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। जो गंगा नदी है जब वो बांग्लादेश में भारत से जब निकल के वो जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उस वक्त उसका नाम है वो क्या हो जाता है? सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर लगाइए। देखिए बात करें कि क्या उसे पद्मा कहते हैं, मेघना कहते हैं, हुगली कहते हैं या लोहित कहते हैं, तो जल्दी से आंसर लगाइए आप लोग, क्या कहा जाता है उसे? जल्दी से देखिए बात करें कि भारत से जब हमारी ये नदी जो है वो निकलती है, भारत के कहां से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री के गौमुख हिमालय से निकल करके, और 2525 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है। बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी बाह्य नदी है ये भारत की, और भारत की जीवन रेखा, अर्थव्यवस्था का मेरुदंड इसे कहा जाता है। पवित्र नदी भी माना जाता है। तो जब ये नदी बहती हुई राजमहल पहाड़ियों के उत्तर से आपकी झारखंड में बहती हुई, और ये जब कहां पहुंच जाती है? फरक्का नामक स्थान पर पश्चिम बंगाल में। उसके बाद में ये 2 शाखाओं में टूट जाती है। एक शाखा आपकी पश्चिम बंगाल से बहती है जिसका नाम हुगली हो जाता है, दूसरी शाखा आपकी कहां पे चली जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है। तो बांग्लादेश में इसे लोग क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं। बात करें यदि आगे, तो इससे एक और नदी आकर के मिलती है हमारे भारत की, ब्रह्मपुत्र, जिसे वहां पे जमुना बोला जाता है। दोनों नदियां मिलती हैं तो दोनों का नाम हो जाता है पद्मा। बाद में बराक नदी, जिसे वहां मेघना कहा जाता है, मेघना भी आकर मिलती है गोलुंडा के पास, और मेघना नाम से ही ये सबसे बड़ा समुद्र का डेल्टा बनाती है विश्व का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपोर्टेंट है। बात करते हैं इसके राइट आंसर की, तो हो जाएगा पद्मा। सभी को पता होगा, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। देखिए
अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है। भारत की निम्न झीलों में से कौन असम में अवस्थित है, जल्दी से बताइए कौन असम में अवस्थित है। हमीरसर झील, कोल्लेरू झील, सला झील या चपनाला झील या हमीरसर झील, जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग क्या दे रहे हैं, क्योंकि हाँ जी एज राइट 271 किलोमीटर इंडिया में। चलिए आंसर दीजिए, इसका क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से आंसर दो। चलिए देखिए हमीरसर जो झील है, जो लोग हमीरसर ए नंबर दे रहे हैं तो वो याद रखना हमीरसर झील कहां पर है। तो हमीरसर झील आपकी कहां हो जाएगी, गुजरात में, क्योंकि गुजरात में एक झील है जिसका नाम हमीरसर है। और एक आप कमेंट करके बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय या मुगल काल में जो झील बनाई, मौर्य काल में जो झील बनाई गई थी, कृत्रिम झील, उसका नाम क्या है, जल्दी से बताइए। फिर बात करते हैं कोल्लेरू झील की, तो ये आंध्र प्रदेश की तटवर्तीय झील है, ये भी आपको पता है। बात करते हैं सला झील की, या सतला ताल बोला जाता है, तो ये उत्तराखंड में है। और चपनाला झील की बात करें कि चपनाला झील कहां है, तो ये असम में है। कहां पर है, चपनाला झील। एक वहां पे चंदुबी झील, कौन सी, चंदुबी झील हो जाएगा, एक हो जाएगी आपकी चपनाला झील, कौन सी, चपनाला झील, और एक हो जाएगी आपकी हफलांग झील, हफलांग झील। ये आपकी तीनों की तीनों झीलें कहां पे हैं, तो ये सारी की सारी आपकी हो जाएंगी असम में। इक्वल कोई, जी हां सला झील आपकी उत्तराखंड में ना, सला का मतलब सतला ताल। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन 7वां आपके सामने शो हो चुका है, ये इसको चलिए जल्दी से बताइए कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वेद प्रयाग, वेद प्रयाग यहां पे लिखा हुआ है, तो वेद नहीं है वो देव है। क्या है यहाँ पे, देव प्रयाग है, राइट। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पे देव है, मैंने आपको बता दिया है कि देव प्रयाग। तो जल्दी से बताइए देवप्रयाग कहां है, अलकनंदा और किसको जोड़ता है अलकनंदा के साथ, या किन किन नदियों के बीच में। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके साथ है, देखिए रुद्रप्रयाग है, देवप्रयाग है, ठीक है, कर्णप्रयाग है। जल्दी से बताइए कौन कौन से हो जाएंगे, विष्णु प्रयाग है, ठीक है। देखिए बात करते हैं सबसे पहले विष्णु प्रयाग की, तो विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं, अलकनंदा ये आ रही है यहां से, और यहां से आती है धौली गंगा, दोनों नदियां मिलती हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है विष्णु प्रयाग। क्या बोला जाता है, विष्णु प्रयाग। फिर जब ये नदी फिर क्या नाम से आगे बढ़ती है, तो ये अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है। कहां से निकलती है, बद्रीनाथ की सतोपंथ हिमानी से अलकनंदा का उद्गम होता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए बात करते हैं फिर विष्णु प्रयाग के आगे जब अलकनंदा बढ़ती है तो फिर किससे मिलती है, तो फिर मिलती है वो मंदाकिनी से। किससे मिलती है, मंदाकिनी, उसमें आकर के मिलती है, इसे बोला जाता है रुद्रप्रयाग। क्या बोला जाता है, ऐसा यहां पे हो जाएगा रुद्रप्रयाग। फिर भी ये जो नदी आगे बढ़ती है तो इसका नाम फिर से अलकनंदा होता है, और फिर ये एक नदी से मिलती है जिसका नाम है पिंडार। यहां पे मंदाकिनी से मिली, यहां पिंडार से मिली, तो ये जो क्षेत्र हो जाएगा ये कहलाएगा आपका कर्णप्रयाग, ठीक है। और फिर भी वो अलकनंदा के नाम से आगे बढ़ती है, और गौमुख हिमानी से निकल के आने वाली नदी जिसका नाम है क्या, तो वो है आपकी भागीरथी, भागीरथी, ठीक है, सॉरी यहां पे गलत लिख गया, भागीरथी। तो भागीरथी जहां पे मिलती है उसे बोला जाता है देवप्रयाग। तो यहां पे आपका ये वाला राइट हो जाएगा, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती हैं, बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर आपका अलकनंदा नदी बद्रीनाथ में बहती है, बिल्कुल बहती है, क्योंकि सतोपंथ हिमानी से निकलती है तो वहीं से बहती है। फिर बात करें केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठों में, तो जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो आदि शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की थी, तो उत्तर की जो पीठ थी वो कहां पे थी, तो वो बद्रीनाथ में बनाई गई थी। अर्थात केदारनाथ वाला आपका चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1 2 3 मतलब आपका ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर लगाइए। चलिए जल्दी से आंसर लगाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी नंबर आप लोग आंसर दे रहे हैं। चलिए ध्यान से क्वेश्चन को आप रीड करें कि निम्न में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। बात करें रहस्यमयी झील की, तो एक ये झील ही है जिसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो यहां पर एच के माधव जी ने
माधव जी ने नर कंकालों को खोजा था। और ये पेशेवर क्या थे? तो ये फॉरेस्ट रेंजर थे। क्या थे ये? फॉरेस्ट रेंजर थे। और उन्होंने उस झील में मानव के कंकालों को खोजा था। तो ऐसा माना जाता है कि वो एक रहस्य बना हुआ है आज तक वो। और वो झील जो है वो कैसी झील है? रहस्यमय झील है। तो वो कहां पे है भाई? जल्दी से बताइए। चलिए, तो वो झील आपकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी कौन सी? रूपकुंड झील। कौन सी झील हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी उत्तराखंड की रूपकुंड झील। बहुत सिलेक्टेड है रूपकुंड झील उत्तराखंड की, जो कि हिमानी झील है। बर्फ के पिघलने से जो पानी बनता है उससे निर्मित ये झील हो जाएगी। बात करते हैं छठवें क्वेश्चन की। आप लोग दे रहे थे सी आंसर, वेरी गुड। ऐसे ही आंसर देते चलिए, क्योंकि बात कर रहे हैं हम अब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? जो मंदाकिनी नदी है वो किस अपवाह से संबंधित है? कहने का मतलब ये है कि मंदाकिनी जो नदी है, ठीक है, तो ये जो अपना जल है आगे जाकर किस नदी को दे देती है? ठीक है, अपना जल आगे जाके, जैसे ये काली नदी से मिलती है तो काली नदी का जल अपने पास लाती है, और आगे जाके ये अपना जो जल है किसे देती? तो जो मंदाकिनी नदी है ये निकलती कहां से है? तो ये चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। कहां से? चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, चौराबाड़ी झील से निकलती है। और ये चौराबाड़ी झील कहां है? तो ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर में पड़ता है, थोड़ा सा आगे। तो ये जो चौराबाड़ी ग्लेशियर है वहां से जब मंदाकिनी नदी निकलती है तो बहुत छोटी छोटी नदियों से मिलके, और इसके पास काफी जल होता है, और जब ये पहुंचती है रुद्रप्रयाग में, तो रुद्रप्रयाग में ये अपना जल किस में मिला देती है? अलकनंदा में मिल जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि किस नदी में मिल जाती है? तो अलकनंदा में। चलिए, ए नंबर आपने लगाया है, बी लोग बी दे रहे थे कुछ लोग, ध्यान से लगाना है आंसर की आपका ए ही होगा। बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आंसर लगाइए। भारत में आलवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आलवण का अर्थ आप समझ ही गए होंगे। लवण का मतलब होता है नमक, और आलवण का मतलब है बिना नमक की झील। तो जल्दी से आंसर लगा दीजिए। आप लोग क्या लगा रहे हैं इसका आंसर? बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जल्दी से देखिए। डल झील है, बुलर झील है, नैनीताल झील है, चिल्का झील है। तो जल्दी से चार ऑप्शन आपके साथ में है। एक ट्रिक यहां पे याद रखना कि जिन भी झीलों के अंदर बड़ा ता वाला ये वर्ड आता है, ताल वर्ड लगा है, चाहे वो सात ताल हो, चाहे वो नैनीताल हो, सतला ताल हो, खुरपा ताल हो, नौकुचिया ताल हो, जितने में भी ये ताल आएगा वो सारी की सारी झीलें कहां पर हैं? उत्तराखंड में हैं। कहां पर हैं? उत्तराखंड में। सेकंड, एक बात ये भी याद कर लेना, चंद्रताल, कौन सी? चंद्रताल और सूरजताल। चंद्रताल और सूरजताल, ये जो दो झीलें हैं ये आपकी उत्तराखंड में नहीं है, ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। तो ये भी याद रखना। बात करें यदि बुलर झील की, तो ये आपकी किस नदी पर? एक जम्मू कश्मीर से जो नदी निकलती है शेषनाग झील से, उस नदी का नाम क्या है? तो वो हो जाएगा आपका झेलम नदी। और झेलम नदी जहां से तीखा मुड़ लेती है और फिर वापस मुड़ जाती है, तो वहां पे एक झील का निर्माण होता है गाय के आधे खुर के समान। तो गोखुर झील का उदाहरण है बुलर झील, जो कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। याद रखना है आपको। चिल्का जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और ये कहां पर है? तो ये आपकी उड़ीसा के तटवर्ती इलाकों में। डल झील भी है आपकी श्रीनगर में ही है, श्रीनगर के पास में। दलदली इलाका अधिक होने के कारण इसका जो आयतन है वो कम होता जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने इसके संरक्षण के लिए विशेष प्रोजेक्ट लाए हैं, विशेष उसके लिए पैसे वगैरह की व्यवस्था कर दी है। चलिए, बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी बाह्य नदी की। तो सबसे बड़ी बाह्य नदी का मतलब यह है कि सबसे ज्यादा लंबाई तक बहने वाली नदी। तो सबसे ज्यादा जो लंबाई तक बहती है भारत में वो नदी कौन हो जाएगी? तो ये आपको पता है कि गोदावरी यदि आप लगाएं तो गोदावरी भारत में केवल 1465 किलोमीटर बहती है। यहां पे 5 लिखा है, ठीक है। फिर बात करें यदि महानदी की, ये 858 किलोमीटर बहती है। और गंगा की बात करें तो ये 2525 किलोमीटर बहती है, यहां फिर से 5 है। और यहां जो नर्मदा की बात करें तो ये 1312 किलोमीटर बहती है। तो सबसे बड़ी बाह्य नदी कौन सी है? आपकी गंगा है, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है, भारत की जीवन रेखा है, और भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई वगैरह और इसके किनारे ही और इसके मैदान में ही अच्छी फसलें होती हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो 9वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर लगा दीजिए। सुमेलित करना है आपको, क्या? जल्दी से सुमेलित करके बताइए। लोकटक झील मणिपुर, लोनार झील महाराष्ट्र, सांभर झील राजस्थान, हुसैन सागर झील कर्नाटक। जल्दी से आंसर लगाइए, क्या लगा रहे हैं आप लोग? चलिए, सी नंबर आंसर दे रहे हैं इसका नहीं दे रहे होंगे, पिछले वाले का दे रहे होंगे आप लोग आंसर। देखिए,
बात करें लोकटक झील की, तो लोकटक झील कहां पर है? बिल्कुल मणिपुर में है। मणिपुर में ये लोकटक झील है और ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है। कैसी झील मानी जाती है? मीठे पानी की या ताजे पानी की झील मानी जाती है। सेकंड बात की इसके अंदर जो पार्क है वो कैसा पार्क है? लोकटक के केवल नाम जाओ नाम का एक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। पास में यहां पर क्या है, लोगों ने यहां पर घर भी बना लिए हैं जो छोटे छोटे द्वीप टाइप के बने हैं। वनस्पति जो है उस पर जो घर बना लिए हैं उन घरों को फुंडी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका एमपीपीएससी में पूछा गया है कि लोकटक झील में बने हुए घरों को या मकानों को क्या कहा जाता है? तो उन्हें फुंडी कहा जाता है। बहुत सिलेक्टेड है, ये भी याद रखना। और तैरता हुआ पार्क कहां है? तो वो लोकटक झील मणिपुर में है, जिसका नाम केवल नाम जाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। बात करें लोनार झील की, तो लोनार झील आपकी महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है। बुल्ढाना जिले में है और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी से उल्का पिंड के टकराने से पृथ्वी धंस गई थी और उसमें पानी भर गया, तो आपकी लोनार झील का निर्माण हुआ है। कोई कहीं पर यह भी वर्णन मिलता है कि पृथ्वी पर ज्वालामुखी उत्पन्न हुआ, बाद में ज्वालामुखी के क्रेटर बंद हो गया और यहां पानी भर गया, तो ज्वालामुखी से यह झील बनी हुई है। तो यह भी आपकी क्या है? सुमेलित है। सांभर झील भारत की सबसे ज्यादा 60% नमक उत्पादन करने वाली सबसे अधिक खारी झील जो है वो आपकी राजस्थान की सांभर है। बिल्कुल राइट। हुसैन सागर झील की यहां बात की गई तो यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि हुसैन सागर झील ये आपकी कहां पर है? तो ये आपकी सिकंदराबाद और आपके आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, जुड़वा नगरों के बीच में स्थित है। राइट। तो यहां पे आपको ये याद रखना है कि हुसैन सागर झील जो है वो आपकी आंध्र प्रदेश में होगी, कर्नाटक में नहीं होगी। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए डी इज राइट। चलिए बात करते हैं, निम्न नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक कौन सी नदी नहीं है? यह आपको लगाना है बेतवा, चंबल, केन या रामगंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से लगाइए आंसर। क्या हो जाएगा? निम्न नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? बेतवा नहीं है, चंबल नहीं है, केन नहीं है, रामगंगा नहीं है। तो ध्यान से सुनना, बेतवा जो कि रायसेन के कुमर्रा गांव की पहाड़ी से निकलती है और ये जाकर के सीधे कहां पे जाती है? यमुना में मिल जाती है। चंबल नदी की बात करें तो इंदौर के पास में जाना पाव पहाड़ी महू से निकलने वाली ये नदी, ये भी जाकर के भारत और आपके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा बनाते हुई जाकर के यूपी में आपकी यमुना नदी से मिल जाती है। बात करें यदि केन नदी की, तो केन नदी भी आपकी यहां से आपके जबलपुर से निकलने वाली ये नदी है। जबलपुर के कैमूर, सतना, कटनी, ये जो कैमूर पहाड़ियां हैं वहां से कैमूर पठार से निकलने वाली केन नदी, ये भी जाके यमुना नदी में मिल जाती है। लेकिन बात यदि की जाए रामगंगा नदी की, तो ये आपके उत्तराखंड में कहां से? राम तेरी गंगा नैनी, नैनीताल से निकलने वाली ये नदी है। और ये रामगंगा नदी कहां पे मिल जाती है? तो ये मिल जाती है आपकी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। बहुत सिलेक्टेड है, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रख लेना। रामगंगा नेशनल पार्क किसका नाम था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क कहते थे। स्वतंत्रता के बाद रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया था और 1957 में उसका नाम बदल के प्रसिद्ध शिकारी के नाम पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया है। लेकिन जो जिम कॉर्बेट है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से कौन सी नदी निकलती है? तो आपकी रामगंगा। इतना याद रखना है। चलिए बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन भी आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो वो आपका रामगंगा हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा पर उस पर ऊपर कुछ नहीं लिखा है, लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा एक मेल नहीं खा रहा है। इंपोर्टेंट है। जोग कर्नाटक, पापनासनम हिमाचल प्रदेश, धुआंधार मध्य प्रदेश, हुंडरू झारखंड। तो देखिए बात करें यदि हुंडरू जलप्रपात की, तो ये स्वर्ण रेखा नदी पर है और झारखंड में ही स्थित है और एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। चौड़ाई वगैरह की दृष्टि से, जल की दृष्टि से स्वर्ण रेखा नदी बनाती है झारखंड में। ठीक है, रांची के पास में। तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखना, क्योंकि ये भारत का नहीं संपूर्ण एशिया का है। बात करें धुआंधार जलप्रपात की, तो धुआंधार जो जलप्रपात है जबलपुर के पास नर्मदा नदी के द्वारा बनाया जाता है। तो ये भी आपका मध्य प्रदेश में हो जाएगा। क्लियर।
पापनासनम जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश लिखा है, तो मित्र याद रखना जो पापनासनम जलप्रपात है ये आपका हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में है, अर्थात ये वाला आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। जबकि जोग प्रपात, गरसोप्पा प्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात 255 मीटर ऊंचा शरावती नदी पर कर्नाटक में है, ये तो सभी को पता होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 12वां क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर लगाइए, जल्दी से आंसर लगाइए कि कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है। बाएं से मतलब ये गंगा नदी आ रही है, ये गंगा नदी आ रही है, इसमें ये हो जाएगा बायां, मतलब इस साइड से कौन सी नदी मिलती है और इस साइड से कौन सी नदी मिलती है, ये आपको बताना। देखिए गोमती की बात करें तो अभी हम जस्ट पहले पढ़ रहे थे कि फुल्लर झील से और उत्तर प्रदेश के फुल्लर झील, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुल्लर झील से ये नदी निकलती है गोमती, और ये गंगा नदी की सहायक है, हमने जस्ट पहले बात की थी। फिर बात करें यदि गोमती की, घाघरा नदी की, तो जो घाघरा है, एक याद रखना, एक घग्गर है, एक घाघरा है, तो ये कौन सी है? घाघरा है, ठीक है। घाघरा क्या है? ये आपकी मपसातुंग हिमानी से निकलती है, हिमालय की मपसातुंग हिमानी से निकलती है, और ये नदी आपकी कहां पे मिल जाती है? तो ये आपकी गंगा में मिल जाती है। फिर बात करें कोसी की, तो ये गुसाई थान चोटी नेपाल से आने वाली नदी, और ये भी गंगा में बाईं ओर से मिलती है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कोसी नदी में अचानक बाढ़ आती है, अचानक मोड़ लेती है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। बात करें यदि हम दाईं ओर से मिलने वाली की, तो वो हो जाएगी सोन, क्योंकि सोन कहां से निकलती है? तो सोन निकलती है मध्य प्रदेश की अमरकंटक, अनूपपुर के अमरकंटक के पास सोन मुड़ा क्षेत्र से ये नदी निकलती है, और पूर्व की ओर बहती हुई, कहां पर? पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई ये पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है 780 किलोमीटर लंबाई दूरी तय करने के बाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सोन। बाकी के क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, क्योंकि बाकी की नदियां आपकी ऊपर से आ रही हैं और ये यहां से जा रही है, राइट। बात करते हैं 13वें क्वेश्चन की, तो 13वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। राजा, रानी, रोरर और रॉकेट, राजा, रानी, रोरर और रॉकेट जो जलप्रपात हैं या जो भी हैं वो कहां पर हैं? ठीक है, जल्दी से बताइए। कावेरी पर हैं, कृष्णा पर हैं, जोग प्रपात पर हैं या श्रृंगेरी प्रपात पर हैं? श्रृंगेरी में है, जल्दी से बताइए कहां पर है? कावेरी नदी, कृष्णा नदी, जोग जलप्रपात, शरावती नदी, श्रृंगेरी, जल्दी से बताइए कहां पर है। मैं ऑप्शन देख लेता हूं आपके, जल्दी से बताइए। चलिए डी नंबर दे रहे हैं आप लोग, हाँ जी, डी नंबर, सी नंबर। तो ध्यान से सुनिए, जो आपका जो जोग जलप्रपात है, जोग जलप्रपात है, ये क्या है? आपका भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, 255 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है, और ये शरावती नदी पर बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है मित्र? शरावती नदी पर यह जलप्रपात बना हुआ है, और शरावती नदी पे बने होने के कारण यहां पे एक छोटे छोटे जलप्रपात हैं, ठीक है। राजा जलप्रपात, रानी जलप्रपात, रोरिक जलप्रपात, रॉकेट जलप्रपात, ठीक है। तो ये सारे के सारे जलप्रपात कहां पर हैं? ये जोग जलप्रपात को ही, इन्हीं चारों को मिला करके, और एक और है दम्बगचा जलप्रपात, तो इन सभी को मिला करके जोग जलप्रपात की संज्ञा दी गई है। समूह है पूरा, जोग जलप्रपात कैसा है? समूह है। और यहां पर महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना भी लगाई गई है, अर्थात जैसे ऊपर से पानी गिरता है तो यहां पर हमने टरबाइन लगा दिए, टरबाइन चलेगा तो यहां से विद्युत बनना भी शुरू हो गया है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये कहां पर है आपका। चलिए बात करते हैं मानस नदी किस नदी की उपनदी है। थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा पहला दिन है इसलिए सेट नहीं कर पाए अच्छे तरीके से, चिंता मत करो, कल से बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। जल्दी से बताइए मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए। ये एमपीपीएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, सिलेक्टेड है कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है। जल्दी से आंसर लगाइए, जल्दी से। गोदावरी, महानदी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र? देखिए बात करें यदि मानस नदी की, तो ये तो आपको पता होगा कि मानस नदी आपकी कहां, किस नदी की है? तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र की है। इसके अलावा और जो नदियां हैं, जैसे तीस्ता नदी है, चोलामू झील से निकलती है, भारत की सबसे ऊंची झील है, 18,000 फीट की ऊंचाई पर सिक्किम में। तो चोलामू झील से निकलने वाली तीस्ता नदी भी इसकी सहायक है। तीस्ता के बाद यहां पर धनसिरी है ना, कौन सी? धनसिरी, सुबनसिरी, दिहांग, लोहित और साथ में एक पगला दिया। कौन सी नदी? पगला दिया।
ये सारी की सारी नदी किसकी सहायक हैं? तो ये सबकी सब ब्रह्मपुत्र की सहायक हैं। बहुत सिलेक्टेड है, याद रख लेना। ये पगला दिया सहायक नदी किसकी है? ब्रह्मपुत्र की है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर लगा दीजिए। क्या लगा रहे हैं आप लोग? आंसर लगाइए जल्दी से। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? भारत में सबसे बड़ा नदी मुख, नदी मुख समझ लीजिए क्या होता है कि जब कोई नदी समुद्र वगैरह में मिलने के लिए जाती है तो उसका जो वेग होता है वो मंद हो जाता है और वो गाद जमाती है अपने मुख पर। क्या जमाती है? गाद जमाती है। और ज्यादातर जो गाद जमाती है वो कैसी आकार में बनती है? त्रिभुजाकार बनती है। कैसी बनती है? त्रिभुजाकार बनती है, जिसे डेल्टा भी कहा जाता है। तो यहां पर क्वेश्चन यही है घुमा करके कि भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो बताइए जल्दी से। गोदावरी, कृष्णा, भागीरथी या हुगली? जल्दी से आंसर लगाइए। क्या दे रहे हैं आप लोग आंसर? चलिए आंसर दे रहे हैं आप लोग डी, बिल्कुल राइट आंसर दे रहे हैं, क्योंकि ये जो सब ये गलत है। इनके भी द्वारा क्या बनाए जाते हैं? डेल्टा बनाए जाते हैं। भागीरथी नदी तो गंगा का ही नाम है, ठीक है, क्या है, लेकिन गंगा का नाम है। और जो हुगली नदी है वो गंगा की ही एक शाखा है, जो कहां पर? कलकत्ता के पास अपना मुहाना बनाती है। और आगे गंगा और ब्रह्मपुत्र और मेघना तीनों नदियों का डेल्टा बनता है। तो इन दोनों के बीच जो डेल्टा बनता है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है, या पश्चिम बंगाल का डेल्टा, या गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। तो सबसे बड़ा डेल्टा या सबसे बड़ा मुख किसका होता है? तो वो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका हुगली नदी, राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से बताइए कि खाड़ी में परंतु नर्मदा तथा ताप्ती, यहां पे क्वेश्चन थोड़ा सा पूरा शो नहीं हो रहा है, पर चिंता मत करो, मैं आपको बता देता हूं कि खाड़ी गिरती है, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि भारत की अधिकतर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहां गिरती हैं? भारत की अधिकतर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं वो कहां पर मिलती हैं? तो वो अरब सागर में गिरती हैं। कहां पर गिरती हैं? उल्टी बहती हैं। कहां पर? उल्टी बहती हैं। और ये कैसी हैं? अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। यहां पर खंबात की खाड़ी में ये दोनों नदियां गिरती हैं। तो इसमें से जो कारण है इसका वो है नर्मदा और ताप्ती नदियां विभ्रंश घाटी से बहती हैं। क्या ये सही है? जल्दी से आंसर लगाइए, फिर मैं आपको बताता हूं। देखिए क्या होता है, इसको रब कर देता हूं मैं पहले जल्दी से। ठीक है, जल्दी से इसको खत्म कर देता हूं। अब ध्यान से सुनिए कि यह बात क्या की गई है। मतलब मैं आपको यदि यह बात बोलूं कि ये जो यहां पे गिरने वाली नदियां हैं, प्रायद्वीपीय भारत के मतलब पश्चिमी तरफ गिरने वाली नदियां हैं, तो जो हमारे भारत का वो है ढलान है वो किस तरफ है? वो पूरब की तरफ है, वो पश्चिम की तरफ नहीं है। परंतु यहां पे क्या होता है, जैसे ये दो पहाड़ हैं, इनके बीच जो रिफ्ट घाटी बनी या बैली बनी, उससे ये नदियां उस साइड ना जाकर और इस साइड गिर जाती हैं। बाकी और कोई रीजन नहीं है। भ्रंश घाटी से होकर के ये दोनों नदियां बहती हैं। अब इस साइड पर्वत है, इस साइड तो मुड़ नहीं जाएगी, उस साइड पर्वत है, उस साइड तो मुड़ नहीं जाएगी। अब पर्वत का जो भ्रंश घाटी इस साइड ऊंची है, फिर नीचे नीचे होती जा रही है, तो वो नदियां इस कारण से पश्चिम की ओर या उल्टी दिशा की ओर बहती हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? कारण भी सही है और उसकी व्याख्या भी सही है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। चिंता मत करो, कल से क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझने में आने वाले हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जल्दी से शो हो चुका है क्वेश्चन, जल्दी से उसका आंसर दीजिए, जल्दी से फटाक से। भारत में यरलुंग जरबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? समझ लीजिए थोड़ा सा, यहां पे कल से मैप रहेगा तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। बात करते हैं कि यरलुंग जरबो क्या है, ठीक है। तो यरलुंग जरबो जो नदी है वो आपकी हिमालय पर्वत के ऊपर तिब्बत का जो पठार है, तिब्बत के पठार में कहां से निकलती है? तो तिब्बत के पठार के पास एक तो सबसे बड़ी मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील के दक्षिण में आंगसी ग्लेशियर से, कहां से? आंगसी ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और जहां से वो निकलती है वहां पे उसे क्या बोला जाता है? सांगपो, अर्थात शुद्ध करने वाली नदी। और जब ये हिमालय के तलछटी का जल लेकर के बहती है तो वहां पर लोग इसे क्या बोलते हैं? यरलुंग जरबो, अर्थात चीन के लोग इसे क्या बोलते हैं? तिब्बत के लोग तो यरलुंग जरबो। जब ये नदी कामेट के बाद
बाद ऐसा नामचा बारबाग से तीखा मोड़ लेकर के भारत में प्रवेश करती है और भारत में यांग्याब दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है, तो वहां पे लोग इसे दिहांग बोलते हैं, देह को धोने वाली नदी। और जब यही नदी फिर असम में पहुंचती है तो वहां पे ऐसे लोग क्या बोलते हैं, वहां पे इससे बोला जाता है ब्रह्मपुत्र। और ये नदी वहां पे एक विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है जिसका नाम है माजुली। क्या नाम है? माजुली। चलिए ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी राइट हो जाएगा। बाकी सिंधु, गंगा और महानदी ये आपका राइट नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर लगाइए। क्या लगा रहे हैं आप लोग? आंसर लगाते चलिए जल्दी से। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत शानदार लेके आ रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहां पर निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? कौन सी नदी ऐसी है जो डेल्टा नहीं बनाती है? अब बात वही आती है यहां पर कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो यहां पे आपको यह समझना है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाएगी भैया। तो यहां पर वो नदी डेल्टा नहीं बनाएगी जिसके पास मिट्टी नहीं होगी, जिसके पास गाद नहीं होगी। तो याद रखना ये आपका पश्चिमी घाट जो है ये एक पर्वत नहीं है, एक कगार है, उठा हुआ कगार है। ठीक है, तो क्या होता है कि इस साइड जो नदियां बहती हैं, एक तो वो कठोर चट्टानों से बहती हैं तो उनके पास मिट्टी नहीं होती है, बहुत स्पीड से बहती हैं तो उनके पास मिट्टी नहीं होती है। सेकंड बात, ये जाके डायरेक्ट ये अपने समुद्र में गिर जाती है, उनके पास कोई मिट्टी नहीं होती है। और इस साइड जो नदियां जाती हैं लंबी दूरी तय करती हैं, एक तो इनकी दूरी जो है कम है, दूसरी बात पठारी क्षेत्र है, कठोर चट्टानें हैं, मिट्टी नहीं है, तो इनके पास यहाँ पे डेल्टा बनाने के लिए कुछ नहीं होता है। इस साइड की नदियों के पास मिट्टी भी रहती है, लंबी दूरी भी तय करती है, बेग भी कम होता है, इसलिए ये नदियां क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती हैं। तो गंगा, ब्रह्मपुत्र का डेल्टा सबसे बड़ा। स्वर्ण रेखा नदी भी क्या करती है? डेल्टा बनाती है। ठीक है, कृष्णा नदी भी क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। स्वर्ण रेखा जो नदी है वो भी क्या करती है? डेल्टा बना लेती है। लेकिन जो नर्मदा है वो अपने मुहाने पर खंबाती खाड़ी में डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, वो अपने मुहाने पर थोड़ी बहुत मिट्टी ले जाती है, तो उससे डेल्टा नहीं बनता है। डेल्टा का छोटा रूप जो होता है वो कहलाता है एस्चुरी या ज्वार नदमुख। बात करते हैं, समझ में आ गया होगा आपको कि नर्मदा क्या करती है? ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि शारदा नदी का उद्गम कहां से होता है? सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जल्दी से लगाइए आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? शारदा नदी का, जिसे काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, है ना, जो शारदा है वो किसमें? घाघरा नदी में मिल जाती है। किस नदी में? 602 किलोमीटर चलने के बाद ये घाघरा नदी में मिल जाती है। और शारदा मिली, शारदा को काली गंगा भी कहा जाता है। और शारदा नाम की कोई लड़की आपस में मिली किसी लड़की से, तो वो बोलेगी शारदा मिली, तो वो क्या हो जाएगा? मिलाम हिमनद। कहां से निकलती है? मिलाम हिमनद। ये भी कहां पे है आपका? तो ये आ जाएगा आपका जो हिमालय पर्वत है उसमें आपका मिलाम हिमनद। थोड़ा सा चलिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, मिलाम हिमनद। बाकी सियाचिन हिमनद से नहीं निकलती है, गौमुख हिमानी से गंगा निकलती है, यमुनोत्री से यमुना निकलती है। मिलाम हिमनद जो है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और 20वां क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनपद नर्मदा बेसिन का भाग है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर लगाते चलिए जल्दी से। कौन सा नर्मदा जनपद का बेसिन है? बेसिन का मतलब होता है जहां पे सिंचाई वगैरह होती है, वो क्षेत्र है जो नर्मदा से बना हुआ है। तो देखिए यहां पे राजनांदगांव, रायपुर, बस्तर, कोरबा, ये चारों के चारों कहां पे हैं? छत्तीसगढ़ में है। कहां पर हैं? छत्तीसगढ़ के ये जिले हैं चारों के चारों। अब बात करें राजनांदगांव की, तो राजनांदगांव और अपना भोपाल एक साथ क्या बने थे? ये जिले बने थे। 1972 में एक साथ इनको जिला बनाया गया था दोनों को। तो राजनांदगांव आपका छत्तीसगढ़ में चला गया विभाजन के बाद, और अपना भोपाल अपने पास रह गया। तो राजनांदगांव जो है ये क्या है? बिल्कुल पास में पड़ता है गंगा नदी के, मतलब बिल्कुल लगा हुआ है। तो आपका जो नर्मदा नदी का बेसिन है, हमारे कंटेक्ट से निकल के नर्मदा नदी का बेसिन है, नर्मदा की कुछ पानी जो है आपका राजनांदगांव में जाता है, और ये ज्यादा नहीं जाता है, मात्र 6% प्राप्त होता है छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव को। राइट, कुल बेसिन का मात्र 6% राजनांदगांव को होता है, लेकिन सबसे ज्यादा होता है तो आपका एमपी है, उसके बाद में आपका महाराष्ट्र, गुजरात को भी थोड़ा बहुत होता है इससे फायदा। तो बात करते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। यहां पे समझ लीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, केवल राजनांदगांव हो जाएगा। ये जो हैं वो आपके राइट नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? सबके सब गलत हो जाएंगे, केवल आपका राइट आंसर होगा राजनांदगांव। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है?
अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? बहुत टाइम बहुत हो चुका है, ज्यादा हो चुका है। अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो आपको पता है कि अमरकंटक में 1077 मीटर अधिक ऊंचाई से नर्मदा कुंड से एक तो नर्मदा नदी निकलती है। ताप्ती नदी की बात करें तो वो आपकी मुल्ताई बैतूल से निकलती है, जिसपे सूरत बसा हुआ है। फिर बात करें यदि महानदी की, तो महानदी भी आपकी अमरकंटक जो चोटी है उसके जस्ट पीछे से रायपुर की सिहुवा नामक स्थान से निकलती है आपकी महानदी। दामोदर की बात करें तो ये आपकी छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदी है और जैविक मरुस्थल भी इस नदी को कहा जाता है। ज्यादा समय नहीं है नदियों पर बात करने के लिए क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, नहीं तो सारी की सारी नदियों को हम अच्छे से समझ सकते थे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से लगाइए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है। मतलब कहने का मतलब ये कि कोई नदी है और ये धाराओं में बट के मिल गई और फिर से एक धाराओं में बट के मिल गई और फिर से 2 धाराओं में बट के मिल गई। तो कौन सी नदी 3 धाराओं में बट करके 3 द्वीपों का निर्माण करती है? श्रीरंगपट्टनम द्वीप, शिव समुद्रम द्वीप और श्रीरंगम द्वीप। तो वो कौन सी नदी है? कावेरी नदी, तुंगभद्रा, कृष्णा या गोदावरी? जल्दी से आंसर लगाइए। देखिए ये तो आपको पता है कि ये जो द्वीप है श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम, ये कहां पर हैं? तो रंगपट्टनम आपको टीपू सुल्तान से आप जानते होंगे, तो ये सब कहां पे हो जाएंगे आपके? ये आपके कर्नाटक में हो। कर्नाटक से आपकी गोदावरी नदी बहती नहीं है। कृष्णा नदी जो है आपकी कृष्णा नदी पर ये नहीं है। तुंगभद्रा जो है, तुंगभद्रा एक छोटी सी नदी है, सहायक नदी है, इतने बड़े द्वीपों का निर्माण नहीं कर सकती है। तो कर्नाटक के कुर्ग जिले से निकलने वाली, कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलने वाली और 805 किलोमीटर तक बह करके बंगाल की खाड़ी में जो जल गिराती है वो है आपकी कावेरी नदी। दक्षिण की पवित्रता के आधार पर गंगा इसे कहा जाता है, बहुत सिलेक्टेड है। गोदावरी और कृष्णा के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो गोदावरी कहां से निकलती है? महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर गांव की त्र्यंबक पहाड़ी से नासिक के पास में है और 1465 किलोमीटर बहने के बाद में ये जल अपना कहां पे गिरा देती है? तो ये गिरा देती है आपकी बंगाल की खाड़ी में। बात करते हैं नदियों की लंबाई के अनुसार उनका क्रम, तो जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। तो यहां पर 4 नदियां ही दी गई हैं लंबाई के अनुसार, मतलब सबसे ज्यादा लंबाई किसकी है? तो 1465 किलोमीटर लंबाई किसकी है? तो वो आपकी हो जाएगी गोदावरी की। राइट, क्या हो जाएगा? गोदावरी। ऐसे आंसर देते चलिए, ए नंबर दे रहे हैं आप लोग ध्यान से। फिर आपका क्या हो जाएगा इसमें? नर्मदा, तो 1312 किलोमीटर आपकी नर्मदा है और फिर आएगी आपकी महानदी, क्योंकि 858, यहां पे क्या हो जाएगा थोड़ा सा, ये 858 इसकी क्या हो जाएगी? महानदी। ठीक है, कटक के पास डेल्टा बनाती है। फिर बात करते हैं ताप्ती की, तो 724 किलोमीटर आपकी ताप्ती नदी। ठीक है, तो आपकी सबसे आगे कौन हो जाएगी? गोदावरी, फिर आपकी नर्मदा और फिर आपकी महानदी और ताप्ती। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? गोदावरी, नर्मदा, महानदी और ताप्ती। राइट, ऑप्शन नंबर बी होगा मित्र, ए नहीं होगा, ध्यान से लगाया करो। महानदी की जो लंबाई है वो 858 किलोमीटर है। ठीक है, 858, ध्यान से याद रखना। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 24वां क्वेश्चन। मात्र 6 क्वेश्चन शेष हैं, ध्यान से सुन लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दी से आंसर लगाइए, क्या लगा रहे हैं आप लोग? चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी या महानदी? कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती? एस्चुरी का मतलब छोटा डेल्टा। ठीक है, डेल्टा का जो छोटा रूप है वो कौन सी नदी नहीं बनाती है? तो अर्थात जो नदियां आपकी अरब सागर में जाएंगी वो नदियां क्या बनाएंगी? वो डेल्टा नहीं बना पाएंगे क्योंकि उनके पास मिट्टी पर्याप्त नहीं होती है, कठोर चट्टानों से बहती हैं। बात करें यदि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां की, तो ये जरूर डेल्टा बनाएंगी क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा अवसाद गाद वगैरह होती है। तो यहां पर नर्मदा आपकी खंबाती खाड़ी में गिरती है, ताप्ती आपकी खंबाती खाड़ी में गिरती है, मांडवी आपके अरब सागर में गिरती है, लेकिन यहां रहा महानदी, तो ये कटक के पास, उड़ीसा में कटक के पास, जिसे रजत शहर कहा जाता है, जहां पर भारत का आपका चावल अनुसंधान केंद्र है, जहां पर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, वहीं पर महानदी क्या गिराती है? अपना जल गिराती है और वहीं पर ये डेल्टा का निर्माण करती है। पर याद रखना, कमेंट में मैंने पढ़ा था कि कोई बोल रहा था कि महानदी को बोला जाता है उड़ीसा का शोक। जी गलत है बिल्कुल। उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? तो ब्रह्माणी नदी को कहा जाता है। याद रखना, राउरकेला स्टील सिटी इसी नदी पर बसा हुआ है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बाढ़ें आती हैं, इसलिए उड़ीसा का शोक ब्रह्माणी नदी। पश्चिम बंगाल का शोक यदि पूछा जाए तो दामोदर नदी, और सबसे विश्वासघाती, पूरे विश्व की विश्वासघाती नदी यदि कोई है तो वो है आपकी हुगली। और आपसे बंगाल का शोक, बिहार का शोक पूछा जाए तो आपका आंसर होगा
कोसी नदी। बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की, दूध गंगा नदी निम्न में से कहां पर अवस्थित है? तो दूध गंगा नदी जहां पर है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। 4 आपके पास ऑप्शन है, जल्दी से आंसर लगाइए कहां पर होना चाहिए। चलिए 24 का डी दिया था आप लोगों ने, चलिए कोई बात नहीं। बात करते हैं दूध गंगा नदी की, तो दूध गंगा नदी और किशन गंगा नदी, किशन गंगा नदी जो कि किसकी सहायक है? झेलम नदी की सहायक है। किशन गंगा पे एक परियोजना भी है और किशन गंगा के आगे तुलबुल परियोजना है, साथ में वहां पे आपकी उरी परियोजना है। तो उरी परियोजना भारत पाकिस्तान के बीच विवादित है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वहीं पर एक नदी है जिसका नाम है दूध गंगा, तो ये कहां पर हो जाएगी? आपकी जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से दूध गंगा नदी नहीं बहती है। किशन गंगा और दूध गंगा दोनों आपकी जम्मू कश्मीर में हो जाएंगी। बात करते हैं 26वें क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। भूमि बंधित नदी या अंता अपवहन वाली नदी कौन सी है? अर्थात कहने का मतलब यह कि जिसे भूमि बांध लेती है, अर्थात ऐसी नदी जो जल लेकर के बढ़ रही थी और कहीं पर दलदल या ज्यादा रेत आ जाने के कारण, मरुस्थल आ जाने के कारण वो वहीं पर क्या हो जाए? विलुप्त हो जाए, क्योंकि उसके पास ज्यादा जल नहीं था तो विलुप्त हो जाए। तो ऐसी नदी आपकी कौन सी हो जाएगी? एक तो शिमला से निकलने वाली घग्गर नदी है, जो वहां से बहती हुई, शिमला हिमाचल प्रदेश से बहती हुई राजस्थान तक आ जाती है और राजस्थान में हनुमानगढ़ के निकट और मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है। ठीक है, एक सरस्वती नदी भी है और एक आपकी लूनी नदी भी है। याद रखना, लूनी नदी कहां से निकलती है? तो अरावली पर्वत के नांग पहाड़ी से निकलने वाली लूनी नदी, और ये भी क्या हो जाता है कि मरुस्थल में क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। तो लूनी नदी आपको याद रखना है, नांग पर्वत से लूनी नदी निकलती है। और दूसरी बात यह भी याद रखना है कि यह भूमि बंधित नदी है, साथ में अंतः अपवहन, मतलब ये जमीन है इसके नीचे से बहने वाली नदी। अंतः अपवहन नदी कौन सी है? तो लूनी है, घग्गर है, सरस्वती वगैरह है, बहुत सारी रोचक छोटी छोटी नदियां हैं, तो ये आपको याद रखना है। राइट, चलिए उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा कि लूनी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, यहां पे आपका लूनी हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने शो हो चुका है कि मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तुलसी झील, बिहार झील, पोवई झील या उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए जल्दी से बताइए, मुंबई की मीठी नदी, मुंबई की जो मीठी नदी है वो कहां से निकलती है? जल्दी से बताइए कहां से निकलती है मुंबई की मीठी नदी? तो मुंबई में 2 झीलें हैं, महत्वपूर्ण झीलें। मुंबई वैसे खुद सालसेट एक द्वीप पर बसा हुआ है। किस द्वीप पर? सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। वहां पर 2 प्रमुख झीलें हैं, बिल्कुल पास पास में, 2 किलोमीटर का फासला है। तो एक है पोवई झील और एक है बिहार झील। तो बिहार झील में जब पानी, जो झीलें कैसी हैं बिहार झील में, मतलब यहां वहां से पानी आ रहा है, नीचे से अवशोषित होकर के पानी आ रहा है, तो वो पानी जब ओवर होने लगता है तो वो पानी निकलता है एक धारा के रूप में, और उस धारा को कहा जाता है मीठी झील। ठीक है, मीठी नदी। और मीठी नदी का वो पानी जब ऐसा बहता है तो यहां से आपकी पोवई झील से भी पानी आकर के इसमें मिल जाता है। 2 किलोमीटर का अंतराल है यहाँ पे, तो यहां से भी पानी आकर के मिल जाता है और ये नदी आगे बहती है। और कम से कम इसकी जो लंबाई है वो 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर के बाद ये नदी अरब सागर में महिम की खाड़ी के पास में गिर जाती है। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है कि कहां से निकलती है? बिहार झील से निकलती है, बाद में उसमें पोवई झील का पानी भी मिलता है, लेकिन आंसर आपका बिहार झील ही होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन 28वां है। इसके बाद मात्र और मात्र 2 क्वेश्चन शेष हैं। जल्दी से आंसर लगाइए आप लोग। क्या लगा रहे हैं कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित का मतलब कौन सा मेल नहीं खा रहा है? शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है क्या? चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है क्या? जोग जलप्रपात कृष्णा नदी पर है क्या? और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा पर है क्या? तो बिल्कुल है, क्योंकि नर्मदा पर ही है, जबलपुर में है धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, नर्मदा का पानी गिरता है तो ऐसे लगता है जैसे धुआं धुआं हो रहा हो। लेकिन जो जोग जलप्रपात है, राजा प्रपात, जलप्रपात, रानी प्रपात, रोवर प्रपात, ये 4 प्रपातों का जो समूह है वो जोग प्रपात, महात्मा गांधी प्रपात, ये आपका कृष्णा नदी पर नहीं है, ये आपका शरावती नदी पर है। कहां पर है मित्र? शरावती नदी पर है। लेकिन बात करें चूलिया जलप्रपात की तो ये चंबल नदी पर है, और शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर बना हुआ है। इंपोर्टेंट है, सिलेक्टेड है, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। बात करें कि इसका आंसर क्या होगा, तो वो ध्यान से सुन लीजिए कि आंसर आपका क्या होगा।
क्योंकि यहां पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका जोग प्रपात, क्योंकि ये शरावती नदी पर बना हुआ है। 29वां क्वेश्चन, और इसके बाद में एक ही क्वेश्चन लास्ट है आपका, जल्दी से आंसर दीजिए। आप क्या दे रहे हैं, टाइम थोड़ा सा हो रहा है इसलिए क्लास को बहुत स्पीड से चला रहे हैं। कल से आपके सारे कमेंट पढ़ेंगे, सारे देखेंगे। सी नंबर आप लोगों ने आंसर दिया था, बहुत बढ़िया। चलिए, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बात करते हैं नियाग्रा जलप्रपात की, कि किसे नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है भारत का। तो ध्यान से सुन लीजिए, किसे कहा जाता है नियाग्रा? बरकाना प्रपात को, चित्रकूट प्रपात को, रजत प्रपात को, केवटी प्रपात को। तो केवटी बहुटी जो जलप्रपात है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश के रीवा में बीहड़ नदी पर है। रजत जलप्रपात आपका कहां हो जाएगा? तो ये पचमढ़ी में, डचेस फॉल, रजत फॉल वगैरह, ठीक है। बात करें यदि चित्रकूट जलप्रपात की, तो ये आपका कहां हो जाएगा? तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ में, ठीक है। छत्तीसगढ़ में, सतना मत लगा देना कि चित्रकूट धाम सतना में है, सतना और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है तो वहां हो जाएगा, जी नहीं, छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में, कहां पे? बस्तर जिले में, बस्तर जिले के जगदलपुर में। अब बताइए जगदलपुर किस नदी पर बसा हुआ है? तो जगदलपुर तो बसा हुआ है आपका इंद्रावती नदी पर, और इंद्रावती नदी पर ही आपका एक वहां जलप्रपात बनता है जिसका नाम है चित्रकूट प्रपात। तो चित्रकूट प्रपात आपका किस नदी पर हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका इंद्रावती नदी पर, जगदलपुर में। और जगदलपुर किस जिले में आता है? बस्तर में। और बस्तर कहां है? छत्तीसगढ़ में, राइट। तो यहां पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? और इसे ही विश्व के प्रमुख नियाग्रा जलप्रपात से घोषित किया गया, अर्थात नियाग्रा जलप्रपात से इसकी तुलना की गई है। चलिए, बात करते हैं अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की। तो यह है आपका लास्ट क्वेश्चन कि भारत की निम्न जलप्रपातों में से कौन सा गोवा में स्थित है? कौन सा एक जलप्रपात है जो गोवा में स्थित है? चूंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए आपको आंसर लगाना है इसका, कि क्या लगा रहे हैं आप लोग आंसर? बोल रहे हैं कि बी इज राइट आंसर। क्या लगा रहे हैं? बी इज राइट आंसर। सब लोग यही बोल रहे हैं, ज्यादातर कमेंट यही आ रहे हैं कि बी इज राइट। तो देखिए, धुआंधार जलप्रपात तो आपको पता है कि जबलपुर में है, ठीक है। नोखालीकई प्रपात और लेसडिंग प्रपात, ये दोनों जो प्रपात हैं तो ये आपके कहां पर हैं? मेघालय में स्थित है। कहां हैं जी? मेघालय में स्थित हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। बात करें यदि दूध सागर जलप्रपात की, तो दूध सागर जो जलप्रपात है वो आपका गोवा में स्थित है। और गोवा की राजधानी पणजी किस नदी पर बसा हुआ है? मांडवी पर। किस पे बसा हुआ है? मांडवी पर। अर्थात मांडवी नदी कहां से निकलती है? गोवा से। तो गोवा में ही मांडवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात है। और गोवा से जो मांडवी नदी निकलती है वो मांडवी नदी कहां पे गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है, और एक छोटा सा डेल्टा का छोटा रूप अर्थात ज्वार नदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। तो क्वेश्चन तो हमारे ये हो चुके हैं। आपको उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। बाकी की जो बोर्ड की बात रही तो धीरे धीरे उस पर बहुत सारी चीजें अपन लेके आएंगे। चलिए, नेक्स्ट बात करें कल की क्लास की। तो कल की जो हमारी क्लास होने वाली है वो है आपकी नेक्स्ट क्लास भारत की जलवायु। क्या हो जाएगा? भारत की जलवायु। बहुत महत्वपूर्ण है, जल्दी से उपस्थित हो जाना। 6 बजे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। भारत की जलवायु में आप लोग पढ़ने वाले हैं कि भारत में जो पानी गिरता है वो किस हिसाब से गिरता है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में जो हमारी वर्षा होती है दोनों शाखाओं से कहां पे होती है? यदि बात करें दक्षिण पश्चिम का मानसून तो 2 शाखाओं में बट के आता है। एक होता है अरब सागर की शाखा और एक होती है आपकी पश्चिम बंगाल की शाखा। कौन सी शाखा मजबूत होती है? कौन सी शाखा भारत में कितनी वर्षा कराती है? ग्रीष्म ऋतु में कितनी वर्षा होती है? वर्षा ऋतु में कितनी वर्षा होती है? जो पश्चिम विक्षोभ के द्वारा वर्षा होती है उसे मावटा कहा जाता है। कहां पे कहा जाता है? चाय की फसल के लिए कौन सी वर्षा अच्छी होती है? आम की फसल के लिए कौन सी वर्षा अच्छी होती है? बंगाल में काल बैसाखी किस वर्षा को कहा जाता है? बहुत सारे क्वेश्चन इसके साथ आने वाले हैं। तो आपको कल 6 बजे उपस्थित हो जाना है जिसमें हम बात करेंगे भारत की जलवायु की। क्वेश्चन यदि आपने कविता जी बोले कि हमने 30 में से 27 क्वेश्चन सही किए। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग तैयारी करें ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। क्वेश्चन यदि अच्छे लगे हैं तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। प्लेलिस्ट इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि आज जो हमारी क्लास थी वो चौथी क्लास थी और इसके बाद में अर्थात 19वीं क्लास थी। मतलब कुल 30 क्लास में हमें 15 क्लास में इंडियन ज्योग्राफी और 15 में करेंगे
कर चुके हैं हम वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। तो इन दोनों की 30 क्लास की एक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारी की सारी क्लासें अवेलेबल हो जाएंगी, चिंता मत करो, चिंता आप लोगों की हमें भी है। ओके, सभी के नाम कल लिए जाएंगे क्योंकि आज बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है और आपकी 7 बजे वाली क्लास स्टार्ट होना है, इसलिए यहां पर वाणी को विराम यहीं दिया जाना चाहिए। ये आपकी क्लासें हैं, याद रखना है 6 बजे से आपकी ज्योग्राफी चल रही है, उसके बाद खेल कूद विविध और इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, और जो 7 बजे वाली क्लास में इतिहास स्टार्ट होने वाला है, जल्दी से 5 मिनट का आपको क्या दिया जाएगा, ब्रेक दिया जाएगा, उसके बाद उपस्थित हो जाना। 7 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 9 बजे आपका एमपी चल रहा है, जिसमें आप राहुल सर से पढ़ रहे हैं, एमपी राज्य व्यवस्था और अधिनियम भी पढ़ने वाले हैं। चलिए, थैंक यू।